नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आपका एग्ज़ाम भाई 3 तारीख को ज्योग्राफी का है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपको तो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और सच बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग यही क्वेश्चन आपके मिड टर्म हो या फिर आपका जो आगे का एग्ज़ाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका जो आता है वही आपके पहले चैप्टर से कि भाई भूगोल क्या है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो 11th क्लास में हो तो भाई इसका मतलब तो ज़रूर पता होना चाहिए। भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक है जियो और एक होता है ग्राफोस। बहुत सारे बच्चे जियोग्राफी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको जियो और ग्राफोस का जो वर्ड है वो यूज़ करना चाहिए। जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। इसलिए हमारी पृथ्वी का मतलब क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। उसके अलावा ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है कि भाई भूगोल हम पढ़ रहे हैं, इसका जनक कौन है? तो इरेटोस्थेनीज जो हैं वह भूगोल के जनक हैं, और उन्हीं के हम कह सकते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले जो भूगोल शब्द है, मतलब जियोग्राफी शब्द है, वो सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि क्या, कहां और कैसे प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। या फिर हम कह सकते हैं, एक और क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, एक साइंटिफिक आपका सब्जेक्ट है। चलिए, तो उसके कारण है आपके, अरे यार, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। तो हम देखते हैं, पहला आपका रहेगा इसमें कि क्या, कहां और क्यों। इसका मतलब भूगोल जो है इन 3 प्रश्नों के उत्तर देता है, जिसमें हम आप जानेंगे कि पहला है क्या। तो क्या का मतलब होता है भूतल पे पाई जाने वाली जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक, आपको पता है फोकस क्या होना चाहिए। एक तो भूतल, भूतल का मतलब जमीन, पृथ्वी, धरातल, और प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो आपकी विशेषताएं हैं, मतलब जो क्वालिटीज हैं, उससे जुड़े जो आंसर देता है इस प्रश्न में, आंसर हमारा जो है वो क्या आता है, क्या। दूसरा है कहां। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब प्रश्न होते हैं, जहां पर पृथ्वी में हम लोग किसकी बात करते हैं, भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में पता चलता है हमको कि कुछ भौतिक मतलब हमारा जो फिजिकल है, जो हमारा सांस्कृतिक, हमारा कल्चरल, किस प्रकार की व्यवस्था है, बातें हैं। तो वो प्रश्न बनता है जो आंसर देता है कहां। ये है कहां है, मतलब ये चीजें। और फिर तीसरा बनता है क्यों। अगर कोई चीज है तो क्यों है। तो यह खासकर जो तीसरा वर्ग है, यह व्याख्या और तत्वों से जुड़ा होता है। किससे? व्याख्या और तत्वों के बीच से संबंध से जुड़ा होता है। इसीलिए इसमें आंसर पूछते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारा आता है क्यों। ऐसी चीज अगर है तो क्यों है, क्या कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न ये काफी ज्यादा आपका आया हुआ है कि भाई भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में बताइए। क्या है भौतिक भूगोल और उसकी शाखाएं क्या हैं। देखिए, जब हम भौतिक भूगोल की शाखा की बात करते हैं तो इसमें 4 हम लोग पॉइंट्स को जानते हैं। ठीक है। इसमें पहला होता है भू आकृतिक विज्ञान। अगर आपसे कभी क्वेश्चन भी आ जाए भाई भू आकृति विज्ञान क्या है, तो जो आकृति विज्ञान है वो हमारे भूमि पर पाए जाने वाले जो भी लक्षण है, मतलब जैसे आपके महाद्वीप हो गए, पर्वत हो गए, मैदान हो गए, ठीक है, घाटियां हो गई, इन सब के बारे में जो अध्ययन करता है वो भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अब जलवायु विज्ञान है। देखिए, जलवायु विज्ञान का मतलब है जो भी हमारे तत्व हमारे जलवायु में है, ठीक है, उसके बारे में, जैसे कि आपका वर्षा, तापमान, दबाव के बारे में, इन सब के बारे में जो अध्ययन करना हो गया वो जलवायु विज्ञान में है। ठीक है। तीसरा आपका है कि जल विज्ञान। देखिए, जल विज्ञान समझ में आ रहा है भाई, जल विज्ञान मतलब नदी, घाटियां, आपकी झीलों से, हिमानियों से, जलवाष्प से, और मानव के जल से भूमिका का क्या अध्ययन है या मानव की क्या भूमिका रहती है, इन चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। मृदा भूगोल, सही समझ आ रहा है कि भाई मृदा के बारे में अध्ययन करना मृदा भूगोल कहलाता है। अगर आप ये लिख दो तब भी बेस्ट है। बस हाँ, ये और जानते हैं कि उत्पादकता स्तर कैसी है या क्या उसमें और विशेषताएं हैं, ये थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन भाई, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हमें भूगोल का विषय क्यों अध्ययन करना चाहिए। भाई क्या जरूरत है, छोड़ो, नहीं पढ़ते क्या हो जाएगा। लेकिन अब भूगोल का क्यों आवश्यक है पढ़ना, इसको हम जानेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, पहला आपका है कि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली जो विविधता है उसको समझने में आसानी मिलती है दोस्त, कि अगर जो हमारा समाज है उसमें क्या विविधताएं हैं, क्या चीज़ें चेंजेस हैं, या हमारी जो वैश्विक शांति, भाईचारा है, उसको भी ये मजबूत करता है। क्योंकि हमारे हर क्षेत्र विशेष के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती है, और जब नॉलेज बढ़ती है तो कनेक्शन बढ़ेगा, और जब कनेक्शन बढ़ेगा तो भाईचारा भी बढ़ेगा और मजबूती भी मिलेगी।
दूसरा यह है कि भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को पैदा करने वाली जो कारक है उनकी तलाश की योग्यता देता है। कहने का मतलब भूगोल हमें बताता है कि जो विश्व है या जो भी भूपृष्ठ है, हमारी भूमि है, उसमें जो विविधताएं हैं, जो मतलब उसमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं, ठीक है, भिन्नताएं हैं, और जो समय और स्थान है, जैसे आप अभी बता रहे भाई 10 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, तो ये 10 और 12 बजे जो व्यवस्था है, कितने बज रहे हैं घड़ी में जो समय दिखा रहा है, वह सब भूगोल की देन है। किसकी देन है? भूगोल। पूरे विश्व का जो समय है वो ग्रीनविच जो कि लंदन है वहाँ से निर्धारित होता है, और 2 पार्ट कर दिए थे पश्चिम और पूर्व करके। तो हमारा जो है वो 82, हमारा जो यमोत्तर है, यमोत्तर मतलब टाइम जो हमने लिया किस डिग्री से, तो आपको याद होगा 82-30 से हमारा है, 82 डिग्री 30 से है, 82 डिग्री 30 से है। अगला इसी में तीसरा पॉइंट, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता की विकसित करता है। कुशल आपकी कुशलता मतलब विकसित करता है। देखिए जब आप भूगोल पढ़ते हो तो भाई मानचित्र जो मतलब मैप है आपका, और धरातल की जो तत्व हैं उनके बारे में आपकी कुशलता, आपकी स्किल्स को डेवलप करता है अच्छे तरीके से। उसके अलावा जो भूगोल है वह एक प्रकार से भौगोलिक सूचना तंत्र, मतलब एक प्रकार से नेटवर्क साधने में और किसी लोकेशन के बारे में आपके ज्ञान को, या लोकेशन जो हम जान पाते हैं, और मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी जो होता है, या फिर आपका एक होता है कि भाई जैसे हम एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी के लिए करते हैं, दूर संवेदन जो आपका रिमोट सेंसिंग है, इन सब की जो अध्ययन है वह भी हम लोग एक प्रकार से भूगोल में ही करते हैं। तो इसलिए भी भूगोल बहुत आवश्यक है। 5वां, विश्व व्यापार में वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ जो प्रशासन है चलाने में या पर्यटन हो गया, इन सबको बढ़ावा भूगोल देता है। तो आप बना के भी थोड़े कुछ पॉइंट्स 1-2 लिख सकते हो उसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका इसमें है कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बीच अंतर स्पष्ट कर दीजिए या बताइए। भूगोल के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से? देखो यार ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आप लाएं तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो को देखना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई कौन से क्वेश्चन क्या है, उसकी क्या व्यवस्था रहने वाली है। देखिए क्रमबद्ध भूगोल क्या है भाई? क्रमबद्ध जो भूगोल है उसको जर्मन जो आपके एक प्रकार से भूगोलवेत्ता हैं, अलेक्जेंडर जो हम लोग बोलते हैं, अलेक्जेंडर आपका, या अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका पूरा नाम है आपका रहेगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इन्होंने इस चीज़ को दिया था, और इसमें खासकर हम जो अध्ययन करते हैं वो भौगोलिक जो आपका जो भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, और खासकर क्रमबद्ध विधि में किसी क्षेत्र का समाकलित रूप से अध्ययन होता है, ठीक है। और ये राजनीतिक, ये जरूर याद रखना कि ये राजनीतिक इकाइयों का मतलब है कि सीमाएं निर्धारित होती हैं कि हमें कहाँ का अध्ययन करना है और कहाँ का नहीं। यह अध्ययन खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। खोज का मतलब है कि ये कुछ नया नया एक प्रकार से डिस्कवर करने का प्रयास करता है और तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। वहीं पर जो प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल अगर आता है तो आपको पहले बता देना है कि यह भी आपके एक प्रकार से जर्मन भूगोलवेत्ता ही थे, कार्ल रेटर, इनका नाम याद रखिएगा, कार्ल रेटर ने पेश किया है। और यह जो अध्ययन है वह भूगोल में किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का यह अध्ययन करता है। मतलब किसी एक प्रदेश का मतलब है किसी स्टेट में, किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में उसके सारे तत्वों का अध्ययन करता है एक प्रकार से। और प्रादेशिक विधि जो है एकाकी रूप प्रस्तुत करती, कहीं ना कहीं से एक रूप भी प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर है। अगर पहला वाला राजनीतिक था तो ये भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। और 5वां है कि यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध जो है वो प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 है भाई। ये भी क्वेश्चन चंद्रमा के बारे में है और चंदा मामा के बारे में आप समझ रहे हैं, तो समझिए भी इसका उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित जो एक सिद्धांत है, क्वेश्चन आता है कि बिग स्प्लैट, द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है, द बिग स्प्लैट थ्योरी क्या है। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी जो है एक मंगल ग्रह, मंगल ग्रह तो ऑलरेडी हमारी पृथ्वी से बड़ा है, तो मंगल ग्रह से 3 गुना ज्यादा कोई जो ग्रह है, मंगल ग्रह से 3 गुना ज्यादा कोई, मान लो कोई ग्रह है, नाम नहीं बता रहा कौन है, तो वो पृथ्वी से टकराता है ऐसे, और पृथ्वी का कुछ भाग लेके बाहर निकल जाता है, और वही भाग पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाता है, और वही जो भाग चक्कर लगा रहा है वह चंद्रमा ही है। समझ आ रहा है आप लोगों? वह चंद्रमा ही है। और जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो ये घटना हुई कब है, चंद्रमा बना कब है? तो भाई 4.444 अरब वर्ष पहले, मतलब एक प्रकार से 4.44 अरब वर्ष पहले आपकी घटना मतलब हुई है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है कि भाई आंतरिक ग्रह मतलब जिसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बाह्य ग्रह मतलब जिसे हम जोवियन ग्रह कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो यार बहुत सिंपल समझाने का तरीका है। ये मान लीजिए सूरज है, अब सूरज है तो भाई 4 ग्रह और ले ले, बगल बगल में 4 हो गए भाई, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक है क्षुद्र ग्रह की पेटी। इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, जिनको हम ये बात पढ़ेंगे भी, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। और बाहर वाले बाकी 4 जो हैं वो बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, इनको हम बोलेंगे। इसमें देखिए सूर्य के बगल में है आपका बुध, उसके बगल में आपका है शुक्र, शुक्र के बगल में है पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में है आपका मंगल। सेम यही यहाँ भी यही है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके इस प्रकार से हैं। तो ये आंतरिक ग्रह हैं और ये बाह्य ग्रह हैं। यहाँ घनत्व ज़्यादा होता है, यहाँ घनत्व कम होता है। इनमें गैसेस नहीं है, इनमें गैसेस हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया कि भाई सूर्य है और सूर्य के बगल में 4 हैं, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं है कि ये दूर दूर है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, देखो ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे चक्कर लगाए जा रहे हैं और ये भी ऐसे चक्कर इसके लगाए जा रहे हैं, तो दूर दूर तक एक पूरा आकृति बन जाती है। ठीक है, अब देखिए आंतरिक ग्रह का क्या पहला पॉइंट है। पार्थिव ग्रह जो जनक तारे के समीप है, मतलब जनक तारा कौन है, जनक तारा सूर्य है। अधिक तापमान के कारण वहां कैसे गैसें जो है गैस संघनित नहीं हो पाई। देखिए सूर्य जो सौर जो आपकी किरण होती है, सौर जो पवन है, सौर पवन के कारण जो समीप ग्रह हैं, जो सूरज के समीप थे 4 मैंने बताए, वहां पर गैस नहीं रुक पाई, जबकि जोवियन ग्रह में गैस रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि वो सूरज से दूर है ना भाई, बताया ना कि 4 पहले हैं और 4 बाद में, और बीच में जो था वो क्षुद्र ग्रह था, बीच में चारों के बीच में है क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे मतलब पत्थर हैं। दूसरा पॉइंट, सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों में गैस और धूल कण जो है उड़ गए। मैंने कहा ना गैस और धूल कण यहाँ नहीं है, लेकिन जोवियन ग्रह में क्या है, बिल्कुल है वहां पे। उसके बाद पार्थिव ग्रहों में छोटे छोटे थे, इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें नहीं रुकी। अब देखिए सौर पवन जो था उसका प्रभाव ज्यादा था, इसी कारण यहाँ पे गैसेज नहीं रुकी, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे और दूर होने के कारण वहां से वो उस प्रभाव से बचे रहे। तो ये आपका आंतरिक और बाह्य मतलब एक प्रकार से आपका आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह मतलब पार्थिव और जोवियन ग्रह को मैंने समझा दिया है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हमें इस मैप की जरूरत थी, थोड़ा सा इस कार्टून की जरूरत थी, जो भी आपका है चित्र की, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे और इस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी क्या थी थोड़ा उसको जानेंगे। देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है सिद्धांत वो 1920 में एडविन हब्बल, देखिए अब एडविन हब्बल यहाँ एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत बोल दे रहा है, ये सपोर्ट मटेरियल में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो वास्तविकता में एडविन हब्बल का है वो जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था, लेकिन फिर भी जो इसके अनुसार है तो हम इसके अनुसार चल लेते हैं। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है वो एडविन हब्बल ने 1920 के लगभग दिया। और हाँ एक चीज़ और, एडविन हब्बल ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है का मतलब आज भी ब्रह्मांड बढ़ रहा है, आज भी उसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं आगे बढ़ती हैं, और यह सिद्धांत कहता है कि आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। आकाश गंगा जैसे हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे जैसे है, आपका को पता होगा। ठीक है, दुग्ध मेखला हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए अब इसको समझते हैं। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि बहुत छोटा सा एक परमाणु था, ये तो मैंने काफी बड़ा बना दिया, बहुत छोटा सा एक मान लीजिए परमाणु था, अणु था। ठीक है, अब उसमें तापमान अधिक था, घनत्व अधिक था, ठीक है, टेम्परेचर मतलब अधिक था, डेंसिटी लेवल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उसमें लगातार अब क्या होगा भाई, घर्षण हो रहा है, जो भी हो रहा है, अब वो फटेगा, और जैसे ही वो फटेगा तो उसके 1 सेकंड के अंदर ही ये पूरे ब्रह्मांड सब कुछ बन जाएगा। कितने सेकंड? केवल 1 सेकंड के अंदर। और अगले कुछ ही मतलब 2 से 3 मिनट मान लीजिए, 3 मिनट के अंदर ही हम देखते हैं कि जो आपका पहला अणु बन जाता है, पहला परमाणु 3 मिनट में लगभग बन जाता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे और लगातार कैसे कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और लगभग आपका 4500 केल्विन जो टेम्परेचर है वो 3 लाख जो ईयर्स हैं उसमें कम हो जाता है। इसी को समझेंगे हम। देखिए आज जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं वह एक अणु मतलब एक अणु का मतलब होता है, एकाकी परमाणु का मतलब है बहुत छोटे से इसमें था। मैंने जैसे कहा उसमें आयतन कम था, उसमें घनत्व अधिक था, उसमें तापमान भी आप लिख सकते हैं इसमें बहुत अधिक था। इसमें ऊर्जा का संचलित होगा भाई, अब इसमें विस्फोट भी होगा, ये फटेगा भी, और 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। कितने सेकंड? मैंने कहा ना 1 सेकंड के अंदर। और अगले 3 लाख जो वर्ष हैं उसमें 4500 केल्विन जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। और ब्रह्मांड विस्तार का मतलब है आकाश गंगाओं के बीच जो अंतरिक्ष है उसमें वृद्धि हो रही है, लगातार अंतरिक्ष मतलब बढ़ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। अब आपसे 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई निहारिका क्या है। देखिए निहारिका बहुत सिंपल है कि इसका तात्पर्य है कि गैस और धूल कण से या अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से मतलब है। निहारिका का मतलब हो गया कि गैस हो गया, धूल कण हो गए तथा अन्य जो पदार्थ है उसके घूमते हुए बादल से इसका मतलब है, और इसी को निहारिका कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है फिर? देखो भाई सौर मंडल में क्या होता है, बाह्य ग्रहों और पार्थिव ग्रहों के बीच लाखों पिंड हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये सूरज है, सूरज के बगल में 1, 2, 3 और 4
ये बीच में जो यहाँ पे है ये है क्षुद्र ग्रह 1 2 3 और 4। तो बीचों बीच जो है इसको हम लाखों जो पिंड हैं उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो जब ऐसे पता रहेगा तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि भाई 1 2 3 4 ग्रह और फिर बीच में आपका क्षुद्र ग्रह आते हैं, फिर 1 2 3 4 दूसरे ग्रह होते हैं। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाएं बताइए भाई, क्या संकल्पना है। देखो यार, निहारिका संकल्पना जो है वो सबसे पुरानी संकल्पना में से एक है, मतलब परिकल्पना में से एक है। अब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भाई निहारिका कहता है कि बहुत सिंपल है कि गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और यह जनक जो है एक प्रकार से इमैनुअल कांट इस बात की बात कहते हैं, मतलब निहारिका परिकल्पना जो है वो इमैनुअल कांट ने कही है। लेकिन इसी बात को लाप्लेस बोलता जरूर है कि हाँ निहारिका परिकल्पना ही है, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। ये करते हैं कि ये घूमती हुई एक नेबुला कोणीय संवेग बढ़ जाता है, मतलब इसका जो वेग है वो बढ़ जाता है। नेबुला संकुचित हो जाता है, मतलब बहुत छोटा होने का प्रयास या छोटा हो जाता है। उसका बाहरी छल्ला के रूप में बाहर निकल जाने के बाद उसमें ग्रहों में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे उसमें छल्ले निकले बाहर, थोड़े बाहर की ओर, तो वो ग्रहों में परिवर्तित हो गया। फिर इसी को रिवाइज करते हैं चैम्बरलेन और मोल्टन। तो चैम्बरलेन और जो मोल्टन है वह कहते हैं कि सूरज के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, ये सूरज है, और सूरज से जब गुजरा तो सूरज से कुछ टुकड़ा लेके ये भी चला गया। जैसे चंद्रमा वाला था ना, वैसे ही सेम है कि सूरज के पास से कोई तारा कोई चीज़ गुजरा और वो सूरज से कुछ भाग ले गया सिगार की आकृति का, किसके, सिगार की आकृति का, और फिर जाके ग्रहों का निर्माण उनसे कालांतर में हो गया। तो वो उस चीज़ की बात करेगा, तो सिगार के आकार की आकृति की बात यहाँ थोड़ी की जाती है। अगला क्वेश्चन है भाई, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखो यार, प्रकाश का समय जो है वह दूरी माप करता है, ये समय माप नहीं करता है। ये क्या माप करता है, प्रकाश जो है वो दूरी माप करता है, कितना डिस्टेंस हुआ। और प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यार इतना तेज क्या हो सकता है, तो क्या इससे तेज कोई चीज़ है, नहीं। प्रकाश से तेज कोई चीज़ नहीं है, मतलब लाइट से तेज कोई चीज़ है ही नहीं भाई, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष एक प्रकाश वर्ष होगा, मतलब एक समय में या एक साल में प्रकाश जो है, लाइट जो है, जितनी दूरी तय करेगा, जितना जाएगा जितना दूर, उसी को एक प्रकाश वर्ष होगा। अब देखिए इसने क्या बोला कि 9.461 इंटू में 10 किलोमीटर के बराबर होता है ये। अब पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, यहाँ क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो 14,95,98,000 किलोमीटर है। ठीक है, 14,95,98,000 किलोमीटर है। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में अगर हम दूरी की बात करें तो भाई सूरज की जो किरण है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाती है, तो लगभग अगर आप बता दें कि भाई आपका 8.611, या फिर इस वाले को भी लिख सकते हैं कि 8.311, ठीक है, तो वो राइट आंसर रहेगा कि लगभग 8 मिनट के अराउंड आपका जो सूरज की किरण है वो पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के विकास संबंधित अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था और चरण के संबंध में हमें बताना है कि भाई कैसे कैसे हमारी पृथ्वी का एक प्रकार से विकास हुआ है। देखिए प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी है वो चट्टान थी, बहुत गर्म थी और विरल थी। विरल का मतलब वीरान थी, कुछ भी नहीं था मतलब, ठीक है। इसका वायुमंडल भी बहुत विरल था, मतलब कुछ भी उसमें कुछ खास कोई गैस नहीं थी, जिसकी रचना खासकर हीलियम हाइड्रोजन थी, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन गैस ही हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर थी। ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पृथ्वी आपका जो आप रूप देख रहे हैं, सुंदर रूप देख रहे हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग आपका 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, मतलब आज से लगभग 460 वर्ष पहले जीवन की हम बात करते हैं। और पृथ्वी की संरचना परतदार है। परतदार का मतलब ये है कि लाइन वाइज लाइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बारे में हम जानेंगे। अब खास कर देखिए पृथ्वी का जो एक प्रकार से केंद्र है, प्रत्येक परत की रचना एक दूसरे से भिन्न है। अब देखिए अगर हम नीचे जाएंगे अगर पृथ्वी की रचना में, तो देखिए यहाँ पे क्रोड होगा, बीच में मेंटल होगा, ये आपका भूपर्पटी है, तो ऐसे है। ऊपर एटमॉस्फेयर जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी परतें हैं, ठीक है। कालांतर में स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच में रचना हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के निर्माण के संबंध में अंतिम चरण के रूप में एक प्रकार से होता है। जैसे स्थल मंडल का निर्माण होगा उसके साथ ही वायुमंडल की रचना सही से हो जाती है, तो फिर जाके जीवन की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक मतलब जो पार्थिव ग्रह है, बाहरी मतलब जैसे जोवियन ग्रह है, दोनों में अंतर देखो। मैंने ऊपर भी करवाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से देखो कि भाई जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, मैंने बताया आपको 2 बार 3 बार, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसका मतलब अरुण और वरुण है ये, ठीक है। तो ये आपके ये आंतरिक हैं, ये बाहरी हैं, देखिए। और ये क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट के सूरज के समीप होते हैं, ये क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट के बाद होते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह बीच में ना, उसके बाद होते हैं। ये स्थलीय ग्रह होते हैं, ये जोवियन ग्रह होते हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। ये घनत्व
अधिक रखते हैं, ये कम रखते हैं। यहाँ ठोस चट्टानी अवस्था है और यहाँ पे गैस ही गैस है भाई। ये आंतरिक ग्रह गर्म हैं और ये ठंडे होते हैं, मतलब जोवियन ग्रह। ठीक है, इसके बारे में अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि पृथ्वी की संरचना जो है वो किस प्रकार से, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ किस प्रकार से है। और अगर क्वेश्चन में कह दूं कि हमारा भूगर्भ, मतलब हमारी जमीन के बारे में जो पृथ्वी है उसके बारे में जानकारी के साधन कैसे हुए, कितने प्रकार है, तो देखिए 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें आप सीधा पा सकते हो, तो आप खुदाई समुद्र में प्रवेदन कर सकते हैं, जैसे हम तेलों के लिए खुदाई करते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी आपका आता है, या महासागरों में कुछ आप खनन वनन कर देते हो, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या है, अब दबाव के बारे में अध्ययन करना, घनत्व के बारे में, उल्का पिंड जो कि ऊपर से एस्ट्रॉइड्स आते हैं, गुरुत्वाकर्षण आपका हो गया, चुंबकीय सर्वेक्षण हो गया, या भूकंप जो आता है, ये सारे अप्रत्यक्ष स्रोत आ जाते हैं पृथ्वी के अध्ययन में। ये काफी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, भूकंप क्या है, और उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र पर चर्चा करें, और हमें इसके परिणाम और इसकी तीव्रता को मापते हैं, हम कैसे माप सकते हैं। देखिए भूकंप बहुत सिंपल है कि भूमि का कांपना, अगर आप लिख दो कि भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना, यही भूकंप है भाई। सिंपल आंसर है कि आपका जो भूमि कांप रही है, मतलब हिल रही है, या पृथ्वी हिल रही है, यही भूकंप है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो भाई अचानक अगर झटके महसूस हो, पृथ्वी पर कंपन महसूस हो, तो इसको हम भूकंप कह सकते हैं। एक होता है आपका अधिक केंद्र। अधिक केंद्र का मतलब होता है फोकस, जहाँ से आपका स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब ऊर्जा निकल रही है। देखिए ये मान लीजिए ये है आपका उद्गम केंद्र, और ऊपर जाके बिल्कुल 90 डिग्री पे आपका बनेगा अधिक केंद्र। ठीक है, 90 डिग्री पे। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ऊर्जा यहाँ से निकल रही है, तो ये सीधा गई, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो ऊर्जा यहाँ से निकल रही है पृथ्वी के बिल्कुल नीचे से। ठीक है, तो जहाँ से ऊर्जा निकलती है वह क्षेत्र कहलाता है उद्गम केंद्र या फिर फोकस। और भूकंप तरंगे जो है सभी वो इसी दिशाओं से गतिमान होते हैं, मतलब वहीं से निकलती हैं। अधिकेंद्र यह बिंदु जो है ऊर्जा के बिल्कुल लंबवत होता है, मतलब ऐसे मैंने कहा है आपको, बिल्कुल ऐसा खड़ा होता है। ठीक है, और यही आपका अधिक केंद्र या फिर एपिक सेंटर कहलाता है, बिल्कुल मेन जो पॉइंट ऊपर का है। और तरंगों का अनुभव पहला बिंदु यही है, मतलब तरंगों का जो अनुभव होता है इसमें सीधा यहाँ पर ही महसूस होता है, मतलब ये वाला ये है। ठीक है, अब हम भूकंप के जो एक प्रकार से परिमाण हैं वो कैसे माप सकते हैं, तो रिक्टर स्केल से जो परिमाण है वो माप सकते हैं। तीव्रता की बात करूँ तो मर्कैली से है। ठीक है, और एक आपका भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, सिस्मोग्राफी का। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई कालडेरा संक्षिप्त में बताइए। 11वां क्वेश्चन हमारा है कि कालडेरा को संक्षिप्त में बताओ भाई है क्या ये। बहुत सिंपल है जी, इसमें क्या होता है जब ज्वालामुखी आपकी बहुत अधिक विस्फोट होते हैं, मान लीजिए ज्वालामुखी है, ये आपका यहाँ ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ज्वालामुखी में बहुत लगातार विस्फोट हो रहे, तो जब विस्फोट हो रहा है वो काफ़ी ऊंचा एक प्रकार से ढांचा बना रहा है वो, तो अब क्या होगा जब विस्फोट हो रहा है तो जो आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे एक प्रकार से गड्ढा कर देगा, क्योंकि देखो ऐसे हो रहा है तो वो नीचे गड्ढा कर देगा, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा वो। ठीक है, तो उस गड्ढा जो निर्माण हो जा रहा है कढ़ाई की तरह हो रहा है, बड़ी कढ़ाई बन जा रही है, बिल्कुल ऐसी कढ़ाई सी बन जा रही है गड्ढे के कारण, उसी को कालडेरा कह रहा है ये। मतलब ज्वालामुखी है, उसमें अधिक आपके बहुत विस्फोट हो रहे हैं, बहुत ऊँचा जा रहा है वो, और ऊंचा जाने के कारण वो उभर रहा है, तो उसका एक भाग जो है बहुत बड़ा भाग वो गड्ढा बना देगा और एक कढ़ाई की आकृति बना देगा, जिसे हम कालडेरा कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए 12वां क्वेश्चन आपका है कि, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे क्या होती हैं, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वह पी तरंगे, तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, मतलब ये सबसे पहले पहुंचती हैं। ये धीमी है तो सबसे लेट पहुंचती है, धरातल पर पी के बाद पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। और एस तरंगे जो हैं वो सागरी तरंगों की तरह होती हैं। ये तरंग गैस, ठोस और तरल तीनों से गुजर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो तरंग है द्वितीय तरंग एस, वह केवल ठोस पदार्थ से गुजरती है। पी तरंग में कंपन की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा समान होती है, समानांतर होती है। और इसमें एस तरंगों में जो कंपन की दिशा, मतलब जो भूमि हिल रही है उसकी दिशा समकोण होती है। कैसी होती है, समकोण होती है। ये शैलों के संकुचन और फैलाव से उत्पन्न होती है, जब शैल आपके संकुचित हो जाते हैं या फैलते हैं उससे होता है। और ये शैलों के उभार से, मतलब जो भी शैल हमारी पृथ्वी के उभार जब उभरते हैं तो फिर एस तरंगे आती हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब भूकंप के प्रभाव तो यार तुम खुद भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही याद करना, जो भी तुमको लगे भाई, आपके इमारतें गिर जाती हैं, ठीक है, जनधन की हानि होती है, या भूमि का हिलना हो गया, धरातली विसंगति हो गई, भूस्खलन हो जाता है, मृदा द्रवण हो जाता है, धरातली विस्थापन लोग विस्थापित करते हैं, और ये सारी बातें जब बहुत बड़े स्तर पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विध्वंस होता है, ये सारे प्रभाव हम देख सकते हैं कि भूकंप के रहते हैं।
13वां क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बटी है, और प्रत्येक जो परत है उसको भाई बताओ भाई कि समझाओ हमें क्या है। देखो यार, पृथ्वी की जो परत है वो 3 मुख्य रूप से बटी है। जैसा हम लोग बात करते हैं ऊपरी, तो ये आपका होता है भूपर्पटी, ठीक है। बीच में हम बात करते हैं तो मेंटल, और नीचे बात करते हैं तो क्रूड। इन 3 प्रकारों में आपकी पृथ्वी की जो संरचना है वो बटी हुई है। और ऊपर वाले बात को ही स्थलीय मंडल कहते हैं, या लिथोस्फेयर की बात करते हैं, तो ये आपका रहेगा लगभग। और इनका जो डिवीजन हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो भूपर्पटी है वो सबसे ऊपरी है, मेंटल बीच की है, क्रूड उसके नीचे है। जैसे मैंने कहा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, धरातल में लगभग 30 किलोमीटर तक की गहराई, मतलब अगर यहाँ से पृथ्वी शुरू हो रही, जहाँ पे अपने पैर रख रखा है, तो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वहाँ तक आप नीचे जाएंगे तो वो लगभग भूपर्पटी है। लगभग जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर से आपकी जो गहराई है भूपर्पटी से, अगर निचला भाग मतलब 30 किलोमीटर से अगर शुरू हो रहा है तो 2900 किलोमीटर तक जो भाग नीचे वाला बाकी का है वो मेंटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेंटल कहलाएगा। उसके बाद आपका जो तीसरा है जिसको हम क्रोड कह रहे हैं, तो भाई साहब मेंटल के बाद जो भी बचा कुछ आप भाग है जो कि आपको आपका 6370 है, ठीक है, ये राइट आंसर है। तो 6370 के लगभग कुछ जगह आपका जो एक प्रकार से त्रिज्या है वो बताई जाती है पृथ्वी की, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको प्लीज इसको तो करके जाना। भूकंपी छाया क्षेत्र क्या होता है, शैडो जोन क्या होता है? देखो यार, यह जो स्थिति होती है बहुत सिंपल है कि यह भूकंप की जो रेखा होती है, भूकंप की मापने की जो हमारे पास जो यंत्र है उससे हम माप ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ है क्या है। मान लीजिए यहाँ आपका भूकंप है, तो जो यहाँ गया है ये तरंग यहाँ गई है, तो जो बचा कुछ भाग है ये बचा ये बचा ये बचा, ये छाया क्षेत्र है जहाँ पे भूकंपी प्रभाव है वो नहीं देखे जा सकते, ठीक है। तो समझते हैं, यह भूकंप लेखी यंत्र जो है दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने वाली भूकंपी तरंगे अभिलेखित नहीं होती, मतलब भूकंपी तरंगे नहीं आप पकड़ पाते हो। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कोई भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं, वो भूकंपी छाया क्षेत्र है। जैसे मैंने कहा कि ये देखिए यहाँ से आपका भूकंप शुरू हो रहा है, अगर इधर फैला, इधर गया, तो जहां अभिलेखित नहीं हुआ, जहां भूकंप नहीं आया है, ये छाया क्षेत्र कहलाते हैं। अब छाया क्षेत्र में भी क्या होता है कि एक भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से भिन्न होती है, अलग होती है। जैसे पी जो है वो एस से अलग होती है, सिंपल है तो पढ़ा हमने। और यह देखा गया है कि जो पी तरंगे हैं वह एस तरंगे जो हैं अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर अभिलेखित होती है, 1.105 के लगभग डिग्रीज में। और लेकिन जो पी तरंगे हैं, मतलब एस जो है 105 डिग्री पे है और जो पी है 145 डिग्री पे है। उसी प्रकार से हमने पहले बताया कि अधिकेंद्र का मतलब होता है ऊपर वाला, तो अधिकेंद्र जो आपका होता है वो 100 लगभग 5 से लेकर 145 के बीच तरंग कोई अभिलेखित होती नहीं, कोई तरंग ही नहीं मिलती है। और अतः दोनों प्रकार की जो तरंगे हैं वो छाया क्षेत्र का काम करती है, मतलब जहां नहीं पहुंच पाती है वो छाया क्षेत्र। अब इसमें देखिए, पी तरंगे जो हैं वो एस तरंगों के छाया क्षेत्र से कम होती हैं, मतलब एस का ज़्यादा होगा, क्योंकि पी जो है 105 से 45 डिग्री में ही दिखाई नहीं देती है, किंतु जो एस है वो 105 के बाद भी कहीं भी दिखलाई नहीं देती है। और एस तरंगों जो छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। तो मतलब किसका छाया क्षेत्र बड़ा है, अगर क्वेश्चन आएगा तो एस का बड़ा है और पी का उससे छोटा होता है। इस प्रकार से कुछ मैप भी रहेगा, थोड़ा इसको समझ लो और एक दो बार जरूर देखना इसको, तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसमें अंतर में क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस है? देखिए, वैगनर के संकल्पना यह बहुत सिंपल है कि केवल महाद्वीप गतिमान बताती है कि महाद्वीप आज भी आपके गतिमान है, महाद्वीप मतलब आज भी बढ़ रहे हैं, जबकि महाद्वीप एक स्थल मंडलीय प्लेट है और इसका संपूर्ण जो प्लेट है वो गतिमान रहता है। अब देखिए, इसमें वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक संगठित पैंजिया हैं, मतलब जो जितने भी महाद्वीप है भूमि है वो पैंजिया है वैगनर के अनुसार। और इसकी बात हम कहते हैं तो बहुत बड़ा जो भूखंड है महाद्वीप है वो वैगनर है, आपका मतलब पैंजिया है। और भू क्षेत्र जो काल है पर्याप्त है, और पैंजिया जो है विभिन्न महाद्वीपों के खंडों के अभिसरण जो एक प्रकार से पास आ जाने से बना है, मतलब बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो पास आ चुके हैं, अब जमीन बन चुकी है और निरंतर ये प्लेट एक प्रकार से चलती रहती है, मतलब प्लेट्स आज भी चल रही हैं। दूसरा, वैगनर कहते हैं कि महासागरों की जो तली है वो चट्टानों की नवीनता और मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता, मतलब क्या चीज़ क्या व्यवस्था है, चट्टान कैसे हैं, उसके बारे में ये नहीं बताता है। जबकि प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत जो ये खुद दे रहे हैं उसकी व्याख्या संभव हम कर सकते हैं कि प्लेट आज भी आपके गतिमान है। उसके बाद वैगनर कहते हैं कि सिद्धांत महासागरीय तली की चट्टानों की नवीनता और महासागरीय जो आपके शैल है उनकी पुरातन व्याख्या एक प्रकार से नहीं कर पाता है, मतलब पुरानी व्याख्या ये नहीं कर पाता है। उसके अलावा वैगनर की अगर बात करूँ मैं, तो वैगनर ने महाद्वीपों के गतिमान होने की एक ध्रुव जो आपके ध्रुव फ्लाइंग बल है
या ज्वारी फ्लाइंग बल है एक प्रकार से, कि भाई ध्रुव आपका जो उसका बल है, या ज्वार जो आपके नदियों में जो भी आपका एक बल है, इन दोनों में एक प्रकार से उत्तरदायी हैं। और जबकि दोनों बल महाद्वीपों के सरकने के असमर्थ हैं, मतलब एक प्रकार से दोनों बल जो हैं ये महाद्वीप को नहीं सरका सकते, हटा नहीं सकते। और प्लेटों की जो गति के कारण एक प्रकार से जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है, जो दुर्बलता मंडल हम लोग कहते हैं, इसमें प्लेट गतिमान रहती हैं। इस मतलब पृथ्वी अगर ये है तो दुर्बलता मंडल ये है, तो वहाँ प्लेट हमेशा से गतिमान रहती है, मतलब आपकी आगे पीछे होती रहती हैं। इसके बारे में इस क्वेश्चन को जरूर एक दो बार पढ़ लेना, बहुत ही भाई एग्जाम में ज़रूरी है और आता भी है। 16वां क्वेश्चन आपका है कि अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट करना है। देखो यार, जो अपसारी सीमा होती है इनमें दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटने लग जाती है, और जो आपका नई प्रकार से नई परपटी का निर्माण इसी में होता है, अपसारी में ही होता है। इसे स्थान भी कहा जाता है। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक भी है। ये सारा आता है एग्जाम में, तो सारे के सारे क्वेश्चन प्लीज करना बार बार। अभिसरण सीमा, इसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के समीप आती हैं, इसमें समीप आती हैं, एक दूसरे जो एक प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। मान लीजिए इधर प्लेट है और इधर प्लेट है, अब आ रही है, पास आ रही, एक ऊपर चली गई, एक नीचे आ गई, धंस गई, तो फिर ये आपका डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है, और ये एक नई एक प्रकार से भूपर्पटी नष्ट हो जाती है यहाँ पर। इसे प्रविष्टन क्षेत्र या फिर सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। और इसका 4th पॉइंट है कि इसका उदाहरण है प्रशांति महासागरीय जो प्लेट है या अमेरिकी प्लेट इसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि 17वां क्वेश्चन की वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना है। देखिए वैगनर ने दो बलों को माना है, एक पोलर फ्लाइंग बल है और एक ज्वारीय बल है। पोलर फ्लाइंग बल का मतलब होता है कि पृथ्वी के घूर्णन, ये पृथ्वी जो घूम रहा है उसके कारण ही जो महाद्वीप है अपने स्थान पर खिसक रहे हैं। या फिर ज्वारी बल मतलब जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण कारण, मतलब जो आपके समुद्र हैं वहाँ ज्वार उठते हैं, ज्वार भाटा ना, तो वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण उठते हैं। तो ये कह रहा उसके कारण एक प्रकार से महाद्वीपीय जो खंड है उनका विस्थापन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 5 नंबर में आता है लगभग। तो क्वेश्चन ये है कि महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, भाई विवरण कीजिए। देखिए महाद्वीपों के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक तो भाई एक समान समय है। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें महाद्वीपों को तो पाएंगे कि आमने सामने जो तट है उनमें अद्भुत समानता है, एक प्रकार से अद्भुत समानता है। जैसे आप अगर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास जाएं और ये अफ्रीका आपका है, अफ्रीका महाद्वीप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आकृति छूट रही है और यहाँ पर कुछ जगह है, ये आकृति यहाँ मिल जाएगी प्रॉपर एक का बनाई, मैप देखना ध्यान से तो आप देख पाएंगे एक बहुत समानता पाई जाती है। दूसरा यह है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में भी समानता है, मतलब एक महासागर और दूसरे महासागर की जो इतने दूर दूर हैं उनकी आयु समान है। तो ये कैसे भाई, साथ रहे होंगे इसका मतलब। तो वर्तमान में जो दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर हैं, मैंने कहा ना बहुत दूर है, उनकी चट्टानों की आयु में समानता है। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो 200 करोड़ वर्ष जो प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील में है, वही सेम पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है। चूंकि देखिए अगर यहाँ पे आपका ब्राजील का तट है और ये पश्चिमी अफ्रीका इधर वाला इलाका पड़ गया, इन दोनों में समानता देखने को मिलती है। तो ये समानता क्यों है, क्योंकि ये साथ रहे होंगे। तीसरा है टिलाइट। अब टिलाइट क्या होता है भाई, हिमानी जो निक्षेपण होता है उससे जो अवसाद के चट्टान बनते हैं, तो ऐसे निक्षेपों के जो प्रतिरूप है मतलब आकृति है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं और इसके प्राचीन काल के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये सेम चीज़ें जब मिल रही हैं तो ऐसा हमें लगता है, या प्राचीन काल की जो चीज़ें मिल रही हैं तो भाई ये दोनों महाद्वीप जो भी है क्षेत्र थे वो एक समय पर एक साथ ही रहे होंगे। प्लेसर निक्षेप तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि भाई सोना जो है एक प्रकार से ब्राज़ील के जो शिला आपकी हैं क्षेत्र हैं वहाँ पाए जा रहे हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। अब देखिए मिल रहा है ब्राज़ील में और जो वास्तविक जो स्रोत है हम अगर कहें तो वो घाना में भी मिल रहे हैं या उधर भी मिल रहे हैं, ब्राज़ील में मिल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है और सेम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी एक जगह पर ही रहे होंगे। और 5वां है जीवाश्म। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिले हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं थे। तो भाई ये कैसे हो सकता है, इस स्थान पर कोई जीव नहीं है और वो इस स्थान का जीव था, तो वहाँ पे कैसे साक्ष्य मिल रहे हैं उस चीज़ के। इसका मतलब ये महासागर एक साथ या महाद्वीप एक साथ रहे होंगे। 19वां क्वेश्चन है मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं और कारक किस तरह से मृदा का निर्माण में एक प्रकार से सहायक होते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। देखिए मृदा का जो निर्माण है वो जलवायु करता है।
अब जलवायु में एक प्रकार से मूल शैल होते हैं, अपक्षय होता है, अधिक वर्षा एक प्रकार से होती है, मिट्टी में ह्यूमस रहता है, लेकिन भारी वर्षा के कारण भी एक प्रकार से जो मिट्टी है उसके उपजाऊ क्षमता को थोड़ा नुकसान होता है। कहते हैं ना कि पर्याप्त कोई चीज़ भी जितनी मतलब आपके शरीर के लिए आवश्यक है उतनी ही लेनी चाहिए, अत्यधिक कोई भी चीज़ आपको हानि पहुंचा सकती है। तो इसी प्रकार से अगर मृदा है, थोड़ा सा पानी अगर उपजाऊ बना सकता है तो ज़्यादा पानी उस मृदा को खराब भी कर सकता है। मूल पदार्थ, जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, मतलब चट्टान टूटते हैं, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार से मिट भी जाते हैं, मिट्टी का भी स्वरूप सेम होता है। तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि मिट्टी वहाँ की आधार शैल के कारण है एक प्रकार से। तीसरा है उच्चावच, पहाड़ी भागों में मिट्टी की जो परत है वो पतली होती है और मैदानी भागों में मिट्टी की परत मोटी होती है। देखो अब ये पर्वत है, अब पर्वतों में मान लो यहाँ मिट्टियाँ हैं, अब वो पानी आएगा, वर्षा होगी तो वो यहाँ की मिट्टी को थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे की ओर लेता आएगा, लेकिन ज़मीन में कोई पर्वत तो नहीं है जो ज़मीन में ऐसे बहेगा, तो यहाँ पे ऐसे में और ऐसे में थोड़ा अंतर हो जाता है और इस कारण यहाँ से तो मिट्टी हट जाती है लेकिन यहाँ से नहीं हटती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो आपकी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं में देखिए वनस्पति का जो आवरण होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी उपस्थिति से हमारा जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनता है। और लंबा समय, भाई देखिए मिट्टी को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, तो ये भी इसका पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा। अब जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा का निर्माण करती हैं? केवल जैविक क्रियाएं, देखिए जैविक क्रियाएं जो है वो अपक्षय द्वारा नई सतहों का निर्माण करती हैं। अपक्षय का मतलब टूट फूट के कारण। और चिट्टी जो आपका एक प्रकार से हम बात करते हैं कि चींटी जो आपकी होती है, दीमक होते हैं, केचुए होते हैं, ये सारे मृदा निर्माण में बहुत सहायक, क्योंकि मृदा को ऊपर से नीचे करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से नीचे लगातार बदलते रहते हैं और इसी कारण लास्ट में चल के क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया अपना काम करना प्रारंभ कर देता है और मृदा का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन एक आता है कि नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण बताइए, स्पष्ट करिए। क्वेश्चन आपका 21 है। देखिए नदी विसर्प का मतलब होता है जो सांप, देखिए विसर्प तो सांप की आकृति वाली बात कर रहा है, तो मंद ढाल बहते हुए जल तटों के 36 दिशा में ऐसे ऐसे बहते हैं और कटाव एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तटों पर जो जलोढ़ है और अनियमित एक प्रकार से या असंगठित जो जमाव हो जाता है जल के दबाव के कारण, तो वो बढ़ना आपका शुरू रहता है। और प्रवाहित जल जो है वो कोरियालिस बल के प्रभाव से निक्षेपण होता है, मतलब लगातार जो जल का प्रभाव है, एक बल होता है कोरियालिस बल जो कि पृथ्वी से ही हमारा लगभग लगता है, उसके प्रभाव से ये लगभग चलता रहता है। तो नदी विसर्प कुछ इस प्रकार से चलती हैं, कुछ इस प्रकार से आकृति आप बना दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा नदी विसर्प, और यह 36 दिशा में बहते हैं और मंद ढालों से एक प्रकार से निकलते हैं, तो आपको नंबर फुल इसके मिल जाएंगे। क्वेश्चन एक आपका 22वां है कि डेल्टा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करना है। अब देखिए डेल्टा जो निर्माण है ये बहुत आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई देखो नदी अपने लाए हुए जो पदार्थ है उसको समुद्रों में गिराती है। मतलब देखिए यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड की गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, तो जी वहाँ से बहुत सारी मिट्टी ये आपका यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल तक लाई। अब यहाँ बंगाल सागर में या बंगाल खाड़ी में गिरा दिया, तो भाई साहब ये जो मिट्टी लाई है जो गिरा दिया, उसी को एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका डेल्टा का काम कर रही है। अब डेल्टा में क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ जब एक ही जगह पर, ये जगह है 1 2 3 मान लो, यहाँ नदियाँ मिल रही हैं और यहाँ पे गिरा रही हैं, गादवाद गिरा रही हैं, तो वही डेल्टा निर्माण कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। तो नदी भार तट के साथ शंकु रूप से बहुत छोटे हुए एक साथ फैल जाता है, यदि समुद्र से दूर तक नहीं ले जा सकता तो वहीं पर एक प्रकार से। और डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, और मोटे पदार्थ जो है प्रकार से तट के निकट होते हैं और बारीक जो कण और गाढ़े होते हैं चीका, वो सागर से दूर जमा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है जल प्रपात और क्षिप्रिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखो यार, जो जल प्रपात है वह नदी जो होती है जब अचानक एक प्रकार से उसमें ऊंचा हो जाए या नीचे गिरना लग जाए तो जल प्रपात बनता है, या तो ऊंचा ज़्यादा हो जाए या नीचा। ठीक है, और नदी के मार्ग में अनेक कोमल और कठोर से कठोर चट्टान आती है। भाई अब कोमल भी आएगी और कठोर भी आएगी, तो कोमल चट्टानें जो है वो शीघ्र कट जाएंगी, कॉमन है भाई, जो कमजोर है वो पहले कट जाएगा। उसी स्थान पर नदी की जो तलहर है वो नीचे हो जाती है, नदी की तलहर थोड़ा सा जो नीचे का स्थान है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, और इस प्रकार नदी का जो जल है वो तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लग जाता है, और वो किसका निर्माण करता है, जल प्रपात का। उसी में क्षिप्रिकाएं होती हैं। अब नदी के मार्ग में कठोर और कोमल फिर से वही चट्टान आती है, उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित, यहाँ अनुपस्थित की बात कर रहा है तो उपस्थित नहीं होंगे। कोमल चट्टान अपर्दन से शीघ्र हो जाती है, जबकि कठोर नहीं होगी। भाई कॉमन है कि कोमल तो पहले ही हो जाएगी और कठोर आपकी नहीं होगी। इस ढाल में जो नदी है उसका जल है वो तीव्र गति से बढ़ता है और इसमें इसका क्षिप्रिका का निर्माण करता है। लेकिन लगभग मुझे लगता है कि दोनों के जो आंसर्स है समान है, थोड़े से कुछ चेंजेस करके आप आंसर लिख सकते हो इसमें।
अब क्षोभ मंडल को 24वां क्वेश्चन, क्षोभ मंडल को वायु की या वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? या अथवा में एक क्वेश्चन और रहेगा कि क्षोभ मंडल जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण संस्तर है। अब देखिए ये कितना टफ कर दिया, मतलब ऊपर वाला ने इजी है तो टफ कर दिया। तो समझना यही है कि जहां आपको क्षोभ मंडल दिखे और उसकी क्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, समझ जाना क्षोभ मंडल के बारे में लिख देना है वहां। तो यहां पर आप बताओगे कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाओं जैसे बादल बनना, बादलों का संघनन हो गया, ये सारी घटती है। इसका मतलब हमारे जीवन कहाँ है, किस मंडल में है जीवन, तो केवल आपको बताना है कि क्षोभ मंडल में है। और इस संस्तर में मतलब इस परत में धूल कण और जल वाष्प मौजूद होते हैं, मतलब औरों में नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, संस्तर मतलब जो परत है, ऊंचाई जाने पर इसमें तापमान में कमी होती है जिससे संतुलन बना रहता है। और याद रखिएगा यही वो मंडल है जहां जीवन, एकमात्र मंडल में जीवन है, मानव जीवन है। अब वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो भैया इसको तो ज़रूर करके जाइएगा कि वायुमंडल की जो परत होती हैं वो 5 में होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती है वायुमंडल की। देखिए पहला आपका होता है ऊपरी सबसे बाह्य, फिर होता है आयन, फिर होता है मध्य, फिर होता है आपका समताप, और फिर होता है क्षोभ मंडल। 5 मंडल हैं। चलिए पहले मंडल को जानते हैं। क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे, ठीक है, ये ऊपर नहीं होता, सबसे नीचे होता है। तो क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, और ध्रुवों पे 8 है, मतलब ध्रुवों में ये थोड़ी ऊंचाई घट जाती है। और मौसम और ऋतु संबंधित जो भी परिवर्तन है वो इसी परत में होते हैं, तो इस चीज़ को बता देना। समताप मंडल जो इसके बाद का है, तो ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब 50 तो है लेकिन निचले के 20 में कोई परिवर्तन, जैसा सेम रहता होगा तापमान वही रहेगा। और ऊपर के 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तापमान में लगातार फिर वृद्धि होने लग जाती है। और जो गैस, जो ओजोन गैस, आप क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन गैस किस परत में है, तो समताप मंडल में है, जो सूर्य के आने वाली जो पैरावैगनिक किरणें हैं हमारी रक्षा करती है, यूवी रेज जो आप जिसे कहते हैं। मध्य मंडल जिसे हम मेसोस्फेयर भी कह रहे हैं, तो इस परत का विस्तार लगभग 50 किलोमीटर, क्योंकि जहां वो खत्म हो रहा है तो 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। और इस ऊंचाई पर हम कहते हैं तापमान में गिरावट आती है। क्या आती है? तापमान में गिरावट आती है। और मध्य मंडल में ही जो उल्का पिंड आपके होते हैं वो यहीं पर टूट फूट जाते हैं लगभग, और जो बचे कुछ होते हैं फिर उस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब आयन मंडल, चौथा मंडल, तो आयन मंडल जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई से, या 90, यहाँ देखिए 90 है, तो 90 से लेकर लगभग 400 तक है आपका। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो गैस हैं या विद्युत हैं वो अवशोषित होते हैं, और इसी मंडल पर जो रेडियो की तरंगे हैं वो परावर्तित पृथ्वी की ओर, मतलब अगर तरंगे पृथ्वी से ऊपर गई हैं तो वापस इसी मंडल से वापस आ जाती हैं, भेज दी जाती हैं। और 5वां जो मंडल होता है जिसको हम एक्सोस्फेयर कह रहे हैं, वो आयन मंडल के ऊपर वाला ग्रह है और सबसे बाहरी ग्रह है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये विरल है, और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बुक के लगभग सारे क्वेश्चन वही थे, और सेकंड बुक में देखिए तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत की थोड़ी स्थिति पता होनी चाहिए। देखो भाई, भारत जो है उसका कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर आप जिसमें इजी लिखा हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो आप याद रखें ना। विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति आपकी क्या है, तो भाई 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 तक आपकी रहती है उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए देशांतर क्या है भारत का, ये तो अक्षांश था, तो भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत की डिग्री का मतलब एक प्रकार से देशांतर का व्यवस्था है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, अक्षांश और देशांत से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको प्लीज समझ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर से, अब मान लीजिए यहाँ उत्तर है और ये दक्षिण भारत है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की जो किलोमीटर है वो 3214 किलोमीटर है, वहीं पूर्व से जो पश्चिम है ये इलाका है वहाँ 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक अक्षांश मतलब देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 है, तो 30 जो अक्षांश ऐसे हैं, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने में, मतलब एक डिग्री से दूसरी डिग्री में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो इधर का इलाका और इधर का इलाका हमारा होता है गुजरात का, ये इन दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा ऐड किया मैंने कि भाई देश आपका भारत है जिसमें राजधानी है, जिसमें इसकी भौगोलिक व्यवस्था के बारे में कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ज्यामितीय आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। अक्षांश देखिए और देशांतर इसमें, बाकी ये तो बता ही दिया मैंने, क्षेत्रफल लगभग। और ये सारी लगभग भारत की विशेषता है कि कुल भारत का क्षेत्रफल में विश्व में क्या योगदान है, तो बहुत कम है, हमारा 2.4% ही है। विश्व में हमारा क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। स्थलीय सीमा हमारी लगभग 15,106 है, और जो आपका जली सीमा है वो आपकी 7,516 के लगभग है। जलवायु कैसी है भाई भारत की, तो मानसूनी जलवायु है। और भारत की जनसंख्या ये जो है ये 2011 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, विश्व में दूसरे की जगह पर हमारा पहला हो चुका है। ठीक है,
पुरुष जनसंख्या आपकी इस प्रकार से और महिला ये है। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और शहरी जनसंख्या थोड़ी कम है। 10 की वृद्धि क्या थी भारत की, मतलब कितने परसेंट लोग 10 साल में बढ़े, 17% लोग सीधा सीधा बढ़ गए। लिंग अनुपात आपका है 900 आपका 43 प्रति 1000 पुरुषों पर एक प्रकार से 943 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपकी लगभग लगभग चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन को सही से बताना भाई क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और यही एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। पहला, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर तट पर भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत है। जैसे आपको पता है ये हमारा भारत है, इसका मैप। तो ये जो हिंद महासागर है सारा हमारा लगभग इस पर कंट्रोल है, क्योंकि प्रशांत भी इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इधर हमारा अच्छा कंट्रोल है क्योंकि कोई देश है ही नहीं आसपास यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तट रेखा किसी भी देश के मुकाबले सबसे लंबी, जैसे मैंने बताया। और 27वां जो प्रश्न है ये काफ़ी आया हुआ है भाई प्रीवियस में, थोड़ा इसको अच्छे से कर लेना। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखो भाई। क्या है देशों के नाम? देखिए, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उस महाद्वीप से भिन्न है, मान लीजिए ये महाद्वीप है और एक बड़ा भाग, मान लो ये बड़ा भाग हो गया इसका, तो अब वहाँ की जो सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक स्थिति उस महाद्वीप से, मतलब इस पूरे महाद्वीप से थोड़ी सी भिन्न है, तो वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या कहलाएगा, उपमहाद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपमहाद्वीप कहलाएगा, क्योंकि वो अलग पहचान रख रहा है ना, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और मध्य में भारत सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। 28वां क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? देखिए यार, अरुणाचल प्रदेश जो है और गुजरात जो है, दोनों में मैंने जैसे बताया 30 डिग्री का अंतर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 डिग्री है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 को जब आप करोगे 30 से, आपका लगभग 120 मिनट निकलेगा और 120 मिनट का मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी कई दफ़ा देखा है कि भाई हैदराबाद में जो एक प्रकार से सूर्य है वो शिरा बिंदु एक प्रकार से चेंजेस हैं, मतलब आकृति में, तो कभी दक्षिण में होता है, कभी आप प्रकार से, और दिल्ली में ऐसा कभी नहीं होता है। तो वहाँ एक प्रकार से कभी उत्तर में है, यहाँ कभी दक्षिण में है, पर दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं होता? उसका कारण है आभासी। अब सूर्य जो है आभासी प्रतीत होता है कि यहाँ है, यहाँ है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। अब दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है और हैदराबाद कर्क रेखा के नीचे दक्षिण में है, और इसी कारण सूर्य में वर्ष में 2 बार एक प्रकार से चेंजेस है, वो उत्तरायण और दक्षिण में परिगमन एक प्रकार से करता है। और दिल्ली की कर्क रेखा जो है उत्तर में स्थित होने के कारण सूर्य का शिरोबिंदु दक्षिण में रहता है। मतलब जो सूर्य के चेंजेस ज़्यादा प्रकार से शिरोबिंदु जो होता है वो इसलिए हैदराबाद में दिखता है क्योंकि वो एक कर्क रेखा के नीचे है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण होगा इसका। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि भाबर और तराई में अंतर बताओ। भाई भाबर और तराई में क्या अंतर होता है? देखो यार, भाबर जो है वो प्रदेश सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक विस्तृत है, मतलब ये प्रकार सिंधु नदी जो है और तिस्ता नदी तक विस्तृत है। ये एक पतली सी पट्टी है जो कि 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वो फैलती है। भाबर प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पर अपने साथ लाए हुए कंकड़ या पत्थर या रेत या बाजरी जमा कर लेती हैं। लेकिन तराई में थोड़ा अलग हो जाएगा। अब तराई में क्या है, यह प्रदेश एक प्रकार से दक्षिण में उसके साथ साथ विस्तृत है, मतलब एक प्रकार से तराई प्रदेश के साथ साथ यह प्रदेश आपका दक्षिण के क्षेत्र में विस्तृत है। भाबर के समानांतर इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे थोड़ा सा 10 से 20 हो जाती है इसमें। तराई प्रदेश वनों को साफ कर कृषि योग्य बनाए जाते हैं और बारीक यहाँ पे कण होते हैं, मतलब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। तराई वाला कौन सा है? जलोढ़ मृदा के क्षेत्र आपके प्रकार से कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है और इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। भारत में जो ठंडा मरुस्थल है वो कश्मीर हिमालय के एक प्रकार से उत्तर पूर्वी जो लेह लद्दाख है वहाँ है, जिसमें द्रास का नाम भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो भाई द्रास है, जहाँ -45 का आपको लगभग ठंड रहती है। उसके अलावा यह ठंडा मरुस्थल विस्तृत हिमालय और प्रमुख काराकोरम श्रेणियों तक है, और इस क्षेत्र में प्रमुख श्रेणियों के नाम हैं लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ये सारे ठंडे क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियों की विशेषता बताओ भाई। देखो भाई, पूर्वी पहाड़ियों की पहली विशेषता तो यही है कि हिमालय पर्वत इस भाग में पहाड़ियों की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण है। उसके अलावा सेकंड, ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं, जैसे कि उत्तर में से पटक नागा में पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजोरम और लुइस के नाम से जानी जाती हैं। तो इनके नाम भी अलग अलग हैं।
और तीसरा है कि निचली पहाड़ियों का क्षेत्र जो रहता है वो जनजाति समूह जो कि झूम खेती, जैसे आपको पता होगा झूम खेती क्या होती है। झूम खेती में किसी भी क्षेत्र में जब कोई लोग जाते हैं जिनको हम चरवाहे कह लीजिए, जो भी आपके हैं, जो कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन का मतलब करते हैं और जलाते हैं। किसी क्षेत्र में मान लो ये लोग हैं, यहाँ पहुँचे जंगल में उन्होंने पूरे जंगल को, आधे जंगल को, कुछ भाग को जला दिया। बचने के बाद जो राख बची उसी राख पर खेती कर ली। कितने साल? 3 से 5 साल। और जो खेती कर रहे हैं उसी को हम लोग झूम खेती या फिर कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न आपका 33 सॉरी। तो प्रायद्वीपीय पठार और महासागरी जो हिमालय पर्वत हैं उन दोनों में अंतर क्या है? देखिए यार, बहुत सिंपल सा है कि प्रायद्वीप जो पठार है वो कठोर शैलों से है। इसका जो प्रकार से इसका निर्माण जो है वो उत्खंड के रूप में हुआ है एक प्रकार से, और करेबियन कल्प के से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र में ही रहा है। यह केवल तटीय क्षेत्र का एक प्रकार से कुछ अल्प भाग इसका एक प्रकार से समुद्र में डूब सा गया, छोटा सा भाग तो डूब भी गया है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो अवशिष्ट जो पर्वत है वो पाए जाते हैं। और अरावली पर्वत, ये जरूर याद रखना कि प्रायद्वीप जो पर्वत है उसमें अरावली पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। और अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ठीक है, याद रखिएगा। 5वां, यह नदियाँ जो एक प्रकार से घाटियाँ उथली और मंद होती हैं, मतलब इसकी जो नदियाँ हैं वो बहुत उथली सी होती है, मंद सी होती है, क्योंकि पानी कम होता है इनमें, ठीक है। हिमालय पर्वत, अब ये जो है ये हिमालय अवसादी शैलों से निर्मित हैं। ये एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न एक प्रकार से गर्भिक हलचलों से बना है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टैटिस जो आपका अवसाद है उससे निर्माणकारी जो एक प्रकार से विवर्तनिक चालों के परिणाम के स्वरूप में हुई है। और हिमालय तथा उससे संबंधित जो पर्वत जिसमें हम लोग ये प्रकार से श्रेणियाँ थोड़ी कमज़ोर और लचीली, ऊपर वाली कठोर थी ये, और ये कमज़ोर और लचीली है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे वलन और विरूपण मतलब चेंजेस होते रहते हैं। हिमालय विवर्तनिक जो पर्वत है यहाँ पे नदियाँ युवावस्था में हैं और तीव्र गति से बहती हैं। मैंने कहा ऊपर मंद है और यहाँ तीव्र है। क्वेश्चन नंबर 34, बांगर खादर तो भाई आता है। देखिए बांगर जो आपका है वह प्रदेश बाढ़ के तल के ऊंचा होता है। यह प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ें आती हैं, मतलब यहाँ बाढ़ नहीं आती है, यहाँ बाढ़ आती है। यह कृषि के लिए उपयोग नहीं होता है, यह गहन कृषि होती है। यह पुरानी मिट्टी है, यह नवीन मिट्टी है। यहाँ पर कंकरी एक प्रकार से कंकड़ होते हैं, एक प्रकार वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे खेती करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ये पंजाब में इसे छाया कहते हैं, पंजाब में इसे बेट कहते हैं। थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्मपुत्री नदी की विशेषताओं के बारे में बताइए। भाई देखो, भारत की ही नहीं ये संसार की बड़ी नदियों में से एक है और ये 3 देशों में होकर बहती है। ब्रह्मपुत्री कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेयोंग डियोंग जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। उद्गम स्थान से ब्रह्म हिमालय श्रेणी समानांतर पूर्व में बहती है और एक पूर्वी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ पवित्र, एक प्रकार से इसका जो अर्थ है वो पवित्र करने वाला है। और मध्य हिमालय में इसे नामचा बरवा के निकट जो महाखंड है वहाँ से इसका निर्माण होता है। और 5वां इसका पॉइंट है कि यहाँ से एक प्रशुद्ध तेज बहाव वाली नदी के रूप में वहाँ से निकलती है, जिसे यहाँ से दिहांग कहा जाता है। वहाँ क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे में पश्चिम में ये भारत में प्रवेश करती है और दिबांग या सिकांग लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला देखिए इसमें आपका कि गोदावरी नदी की विशेषताएं क्या है। देखिए यार, गोदावरी जो नदी है वह भी हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की, इसको गंगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रतियोगिता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी है। विशाल आकार की एवं विशाल एक प्रकार से हम कह सकते हैं कारण से दक्षिण की से गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर जो है, यह त्र्यंबक जो स्थान है वहाँ से निकलती है और आंध्रा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में ये भी विसर्जित हो जाती है। गोदावरी नदी अपनी सहायक नदी के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले राज्यों को जल बहाकर ले जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर की ओर से इसे हम प्राणिता या पेनगंगा या वैनगंगा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। जबकि दक्षिण में जो एक प्रकार से नदियाँ हैं उसमें मंजीरा है और पोलावरम है। दक्षिण में जहाँ इसे गार्ज निचले भाग जो है वहाँ पे लाती है। गोदावरी एक सादृश्य और प्रपात रचना करती है। प्रपात जैसे मैंने कहा था कि बहुत तेज गति से या धीमी गति से ऊपर नीचे चल गिरता है। डेल्टाई भाग में इससे नौ संचालन का संभव है और राजमुंडी के बाद नदी कई घाटों में एक प्रकार से विभक्त होकर ये विभक्त मतलब बांटती है और ये भी डेल्टा का निर्माण एक प्रकार से करती है। क्वेश्चन नंबर 37, गंगा नदी की 5 विशेषताएं। देखिए यार, गंगा नदी जो है वो आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख कह लीजिए या गंगोत्री कह लीजिए, वहाँ से ये निकलती है लगभग आपका समुद्र से 3900 मीटर की ऊंचाई से
और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाती हैं तो इसे गंगा कहा जाता है। और गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर, और अंत में दक्षिण मुख होकर धाराओं में भागीरथी और हुगली में विलीन हो जाता है। और बांग्लादेश में जो प्रवेश करती तो इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है। गंगा नदी की जो लंबाई है 25 से 25, आप 25-25 किलोमीटर करके याद कर लो। भारत की सबसे बड़ी प्रकार से प्रवाह तंत्र है और इसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियों में इसका नाम आता है। और मौसमी नदियों वाली मौसमी नदी में आके मिलती है ये, मतलब यमुना गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर है, बहने वाली सबसे प्रमुख नदियों में। बाएं तट पर सबसे महत्वपूर्ण इसकी नदी जो है वो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रादीप अपवाह तंत्र में कोई अंतर स्पष्ट करना है। देखिए यार, हिमालय अपवाह तंत्र जो है ये नदियाँ आपकी उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान में बहती हैं और बंगाल खाड़ी में ये गिर जाती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र नया है, ये विसर्प बनाती हैं, मतलब मार्ग बदलती हैं, और ये नदियाँ एक प्रकार से हिमाच्छादित क्षेत्रों में जल प्राप्त करती हैं। पूरे साल इसमें पानी रहता है, मतलब 12 मासी बोल दो। और ये नदियाँ अपने युवा अवस्था में अपने मार्ग को परिवर्तित करती हैं, अपर्दन लाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्री जो है एक प्रकार से डेल्टा संसार सबसे तेज है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्री वर्ड है। ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध है आपका। प्रायद्वीपीय अपवाह जो है ये पश्चिमी घाट में है और पश्चिमी पठार मतलब दक्षिण भारत में लगभग है, और पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये पुराना तंत्र है। प्रायद्वीप नदियाँ जो सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, मतलब अगर ऐसे चले तो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन जो हिमालय हैं वो ऐसे चल रही हैं, वो इधर आ जाएंगे, फिर इधर, तो अलग अलग हैं। ये वर्षा पर निर्भर रहती हैं, ये आपकी ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों में सूख जाती हैं। और ये नदियाँ अपने विकास की प्रौढ़ अवस्था मतलब बूढ़े अवस्था में एक प्रकार से आ चुकी हैं, और इनकी नदियाँ जो हैं वो चौड़ी और उथली हैं। अंतिम क्वेश्चन आपका है 39, और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने सारी जो क्वेश्चन याद कर लिए हैं, ये समझ लिए हैं, आपको समझ आ गए हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे भाई सारा क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई, यही क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हिंद महासागर वास्तव में हिंद या हिंदुस्तान का महासागर है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम ऊपर भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं भाई। देखो, इसलिए है क्योंकि किसी एक देश के नाम पर ही है, जैसे हिंद और हिंदुस्तान और हिंद महासागर तो एक नाम पर हमारे है। उसके अलावा पश्चिमी एशिया में पूर्वी जो एशिया है उसके तट पर भारत की जो स्थिति है इस महाद्वीप मतलब हिंद महासागर में सबसे मजबूत है, और हमारी जो तट क्षेत्र है वो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा ही जो एक प्रकार से योगदान है और आसपास किसी देश का नहीं है। इस कारण ही हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर वास्तव में हिंदुस्तानी है, क्योंकि हमारी जो भूमिका है हिंद महासागर में वो सबसे अधिक है। तो भाई इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।